सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश के नए बुक कावेरी के चैप्टर 1 को, जो है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इस कहानी की राइटर है सुधा मूर्ति और वो अपने बचपन की बात बताती हैं कि जब बच्चों में वो अपनी दादी के साथ रहती थी, तो इनकी दादी उस समय पढ़ी लिखी नहीं थी। पर अचानक से एक दिन इनकी दादी इनसे कहती है कि इनको पढ़ना लिखना सीखना है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, यही हम पूरे इस कहानी में देखने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो यहाँ कहानी बताया हुआ है कि सुधा मूर्ति, जो कि इसकी राइटर है इस कहानी की, जब वो 12 साल की थी, तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी अपने गाँव में, जो नॉर्थ कर्नाटका में है। उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। इस वजह से उनके घर में जो सुबह का अखबार है, वो दोपहर तक आता था और जो वीकली मैगज़ीन है, यानी जो सप्ताह में 1 बार जो मैगज़ीन आता, वो तो 1 दिन लेट होकर के आता। वह मैगज़ीन हो या फिर अखबार हो, ये सब आते थे बस से। इसलिए ये लोग हमेशा बस का इंतज़ार करते थे कि कब बस आए और इन्हें वीकली मैगज़ीन, अखबार या कोई पोस्ट, यानी जो पोस्ट लेटर है, वो सब मिल सके। उन दिनों त्रिवेणी नाम की एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थी, जो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा करती थी नॉवेल्स या बुक्स। वो बहुत ही शानदार थी क्योंकि उनके लिखने का तरीका बहुत ही आसानी से लोगों को समझ में आया था और वो उसे पढ़ पाते थे। उनकी कहानियाँ जो होती थी, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जुड़ी होती थी, जो एक इंसान के लाइफ में होता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी मानसिक रूप से जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आते हैं लोग के। लोगों को इनके बुक्स पढ़ना बहुत ही पसंद थे। लेकिन एक बहुत ही दुखद बात है कि जब वो बहुत जवान रहती है, तभी उनका देहांत हो जाता है। लेकिन उनके मरने के 40 साल बाद भी लोग अब भी उनकी जो नॉवेल्स हुआ करते थे, उसको पढ़ते थे, उसे एप्रिशिएट करते थे। उन्होंने जो नॉवेल्स लिखे थे, उसमें से उनका एक नॉवल था काशी यात्री। अब ये जो नॉवल होता है ना, इसी के बेस पर एक सीरीज़ था या सीरियल कहो, जो उनके मैगज़ीन में आता था, जिसका नाम था करमवीरा, यानी उन्हीं के नॉवल पे ये बेस्ड था। वहाँ एक स्टोरी था जिसके अंदर एक ओल्ड लेडी रहती है, जो अर्जेंट यानी कि उनको बहुत ज़्यादा इच्छा रहता है कि वो काशी यानी वाराणसी जाएँ। क्योंकि ज़्यादातर हिंदू लोग का यह मानना है कि अगर आप काशी जाकर के वहाँ पे जो लॉर्ड विश्वेश्वरा हैं, उनकी अगर आप पूजा करते हैं, तो वो सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। और ये जो ओल्ड लेडी थी, वो भी इस बात पे विश्वास करती थी। इसलिए वो बहुत स्ट्रगल करती है, जैसे कि पैसे वगैरह सेव करना, जाने का प्लानिंग करना, ये सब। लेकिन उस बूढ़ी औरत को एक बार एक यंग यानी जवान ऑर्फन यानी अनाथ लड़की दिखती है। जो लड़की प्यार में पड़ गई थी किसी बोल सकते हो लड़के के, और उसके पास एकदम पैसा नहीं था कि वो शादी कर सके। तब वो बूढ़ी औरत ये सब देखते हुए आखिर में जितना भी उसका सेविंग रहता है, वो पूरा दे देती है उस अनाथ लड़की को। और वो कहती है कि इस अनाथ लड़की की खुशियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है वर्शिप करने से लॉर्ड विश्वेश्वर की, जो कि काशी में है। अब राइटर की ग्रैंड मदर, जिनका नाम है किस्ता, वो कभी स्कूल नहीं गई हुई थी, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। और जो कि इनके घर पे हर बुधवार को वो मैगज़ीन आया करता था, इसमें एक कहानी था, तो राइटर पढ़ देती थी जो भी मैगज़ीन में स्टोरी हुआ करता था नेक्स्ट एपिसोड का, अपनी दादी के लिए। जब ये कहानी अपनी दादी को सुना रही होती है, तो उनकी दादी उस कहानी को ऐसे दिल लगा कर के सुनती हैं। क्योंकि कहानी में जो बूढ़ी औरत थी, वो कभी काशी नहीं जा पाती है और सेम केस था इनकी दादी का। ये भी कभी काशी नहीं जा पाई थी। इसलिए यह अपने आप को कंपेयर करती है यानी आइडेंटिफ़ाई करती हैं उस नॉवल के जो प्रोटैगनिस्ट है यानी मेन कैरेक्टर है, वो जो बूढ़ी औरत थी जो नहीं जा पाई थी काशी, उससे। इस वजह से बाकी जितने भी लोग थे, उनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थी ये, यह जानने के लिए कि आखिर अगले स्टोरी में यानी अगला जो मैगज़ीन आएगा, उसमें कहानी में आगे क्या होने वाला है। कहानी को सुनने के बाद वो चली जाती हैं टेम्पल है कोर्टयार्ड में, जहाँ पर उनके दोस्त होते हैं, तो वो उनको जॉइन कर लेती हैं। कोर्टयार्ड में ही बच्चे भी वहाँ पे खेल रहे होते हैं हाइड एंड सीक। वहाँ पे जा कर के वो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करती हैं कि आखिर लेटेस्ट एपिसोड में क्या-क्या हुआ। फिर वहाँ पर वो कुछ डिबेट वगैरह कर रहे होते हैं उस स्टोरी को लेकर के। तो ये कहती हैं राइटर कि उन्हें समझ नहीं आता था कि आखिर वो क्या ही डिबेट किया करते थे। एक बार ये बताती हैं कि वह अपने कज़िन्स के साथ चली गई थी पड़ोस के गाँव में, जहाँ पर शादी था किसी। उन दिनों शादी बहुत ही बड़ा ग्रेट इवेंट था। क्यों? क्योंकि बच्चे शादी में जाते थे तो अपने आप को बहुत एन्जॉय करते थे। एकदम बिना लगातार रुके खाते रहना, खेलते रहना, और इसलिए क्योंकि जो भी एल्डर्स हुआ करते थे, जो बड़े थे, वह बिज़ी होते थे काम में। तो इनको अपना पूरा फ्रीडम मिल जाता था, तो वो पूरा एन्जॉय करते थे। तो ये तो गए थे शादी में कुछ दिन के लिए, बट वहाँ पर वो 1 सप्ताह रुक जाती हैं। जब ये वापस अपने गाँव आती हैं, तो अपने दादी को देखती हैं कि वह टीयर्स में थी, यानी कि रो रही थी। ये बहुत सरप्राइज़ हो जाती है। उन्होंने अपनी दादी को कभी भी रोते हुए नहीं देखा था, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन उनके लाइफ़ में क्यों ना आ गया हो। तो यहाँ पे यह लाइन दर्शाता है कि इनकी दादी बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड है, यानी इनका माइंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यह पूछती हैं, "अबा, क्या सब कुछ सही है? आप ठीक तो हो?" अब देखो, कर्नाटका में जो कन्नड़ लैंग्वेज है, उसमें अबा का मतलब होता है मदर यानी माँ। तो उस समय उनकी दादी सिर्फ़ सिर को हिलाती है, यानी कोई भी जवाब नहीं देती हैं। ये जो लाइन है कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ़ सिर को हिलाया,
इससे पता चलता है कि उनकी दादी बहुत ज़्यादा उस समय इमोशनल थी। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है उसका एक पार्ट है जिसका मैंने आंसर कर दिया। और जो कि दादी कुछ बोल ही नहीं रहती है तो इनको कुछ समझ नहीं आता है, तो ये उस समय बात को भूल जाती हैं। जब रात हो जाता है तो खाना खाने के बाद ये चली जाती हैं छत पर सोने के लिए घर के। क्योंकि उस समय गर्मी का मौसम था, चाँद भी पूरा दिखाई देता। अब देखो गाँव की एक ख़ास बात है या कहो कि ज़्यादातर ऐसा गाँव में देखने को मिलता है कि जब भी गर्मी का मौसम होता है, तो लोग अपने घर के छत पर जाकर के सोते हैं। उस समय इनकी दादी आकर इनके बगल में बैठ जाती है और अपने अफेक्शनेट हैंड से यानी प्यारे कोमल हाथ से इनके माथे को, फ़ोरहेड को छूती है। वो कहती हैं कि मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो राइटर कहते हैं कि अच्छा ऐसा क्या बात है बताइए? तो ये जो लाइन है कि दादी ने उनके माथे को अपने हाथों से छुआ, यह दर्शाता है कि उस समय का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही टेंडर था, यानी नाजुक था। इसका मतलब हुआ कि दादी उस समय अपने दिल की बात, जो उनके मन में बात थी वो बताना चाह रही थी राइटर को। तो राइटर कहते हैं कि अच्छा हाँ, बोलिए आप क्या बात है? तो ये कहती हैं कि जब मैं एक छोटी बच्ची थी तो मेरी माँ गुज़र गई थी। और इस वजह से कोई नहीं था जो मेरी देखभाल करे। मेरे पिता बहुत ही बिज़ी इंसान थे और उन्हें दूसरी बार शादी कर ली। उन दिनों लोगों के बीच में ऐसा था कि लड़कियों की पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दिया जाता था और इस वजह से ये कभी स्कूल नहीं जा पाईं। इनका शादी कर दिया गया जब बहुत ही यंग थी और फिर इनके बच्चे हो गए। ये कहती हैं कि मैं भी फिर बहुत बिज़ी हो गए, उसके बाद मेरे ग्रैंडचिल्ड्रन हुए, यानी यही जो यहाँ पर राइटर है उनका बात हो रहा है। उसके बाद मुझे बहुत सारी मतलब हैप्पीनेस मिलने लगी, खुशियाँ मिलने लगी जब मैं खाना बनाती और सभी लोगों को खाना खिलाती। लेकिन मुझे कभी-कभार रिग्रेट हुआ करता था कि मैं स्कूल नहीं जा पाई। इसलिए मैंने ऐसा ठान लिया था कि मेरे बच्चे और उनके बच्चे यानी जो ग्रैंड-चिल्ड्रन हैं, उनकी पढ़ाई सही ढंग से हो, सही तरीके से हो। यहाँ पे पार्ट 1 खत्म होता है और जब दादी अपना कहानी सुना रही होती है राइटर को, तो राइटर समझ नहीं पाती है कि आखिर दादी मुझे ये कहानी क्यों सुना रही है। मैं एक 12 साल की लड़की हूँ, अभी आधी रात हो रही है। दादी 62 साल की यानी 62 इयर्स की हैं और मुझे ये अपने बचपन की कहानी क्यों सुना रही हैं कि वो पढ़ना चाहती थी और पढ़ नहीं पाईं। लेकिन उस समय राइटर ये बात जानती थी कि वो अपनी दादी से इमेंसली यानी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और जो दादी ये सब सुना रही हैं कहानी, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। वो अपने दादी के चेहरे को देखती है और चेहरे को देख कर के लगता है कि उनकी दादी बहुत ही अनहैप्पी थी, उनकी आँखों में आँसू भरे हुए थे। वो कहती हैं कि मेरी दादी बहुत ही प्यारी दिखती हैं और वो हमेशा स्माइल करते रहती हैं। अब इस कहानी को लिखते हुए यानी अभी ये कहानी लिख रही होती है सुधा मूर्ति जो राइटर है, वो जब वो बड़ी हो जाती हैं, तो बोलते हैं कि मैं अभी जब कहानी लिख रही हूँ, तब भी मैं उस पल को भुला नहीं पा रही हूँ जब मैंने देखा था अपनी दादी के मुँह पे वैसा सैड एक्सप्रेशन। आगे राइटर कहती है कि मैंने उस समय दादी की तरफ झुका और उनके जो हाथ है उसको पकड़ लिया। राइटर कहती हैं कि अव्वा आप रोइए मत, बताइए क्या बात है और मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? इनकी दादी कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम जानती हो जब तुम यहाँ से दूर थी यानी शादी में जब ये गई हुई थी, तो उस समय करमवीरा यानी वही मैगज़ीन आया था जिसके अंदर वो जो काशी यात्री वाला जो नॉवल है उसका पार्ट था। वो कहते हैं कि मैंने उसके पिक्चर्स को देखा, उस स्टोरी को समझना चाहा बट मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या लिखा हुआ है। मैंने अपने हाथों से पेजेज़ को बार-बार रब किए, काश मैं कुछ समझ जाऊँ कि क्या लिखा हुआ है। बट जो कि मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं समझ पाऊँ। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब आओगी? लेकिन तुम आई ही नहीं। यानी जो कि वो गए जाने वाले थे कुछ दिन के लिए लेकिन राइटर रुक जाती है 1 सप्ताह के लिए, तो इनकी दादी इंतज़ार ही करते रह जाती हैं। ये कहती हैं कि मैंने एक बार सोचा था कि मैं गाँव में जा कर के किसी और से बोलूँ कि वह इस कहानी को मेरे लिए पढ़ दे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड यानी शर्मिंदगी फ़ील कर रही थी कि गाँव में किसी और से जा कर के पढ़वाने में। शर्म उन्हें इसलिए आता है क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही डिपेंडेंट और हेल्पलेस फ़ील कर रही थी कि कुछ पढ़वाने के लिए भी उन्हें किसी और के पास जाना पड़ रहा है। वो कहती हैं कि क्या फ़ायदा अगर किसी के पास पैसा है लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी वो किसी और के भरोसे टिका हुआ है कि कोई और उसके लिए पढ़ देगा ये सब। तो उस समय राइटर को समझ नहीं आता है कि दादी के इस सवाल का वो क्या जवाब दें। लेकिन वो सुनती हैं दादी की और कहानी की वो क्या बोल रही होती हैं। दादी कहती है कि मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं कन्नड़ लैंग्वेज सीखूँगी और कल से। वो कहती है मैं बहुत मेहनत करूँगी और कल का दिन था सरस्वती पूजा का दिन, तो वो कहती है कल के दिन मैं यह पढ़ाई अपना स्टार्ट करूँगी और मैं अपना डेडलाइन रखूँगी दशहरा तक का। यानी उस दिन तक वो पढ़ना-लिखना सीख जाएँगी और उस नॉवल को वो खुद से पढ़ेंगी इंडिपेंडेंट होकर के। यानी उस समय तो बोलते हैं कि वह इंडिपेंडेंट होने यानी लिटरेट हो जाएँगी, वो पढ़ना-लिखना सीख जाएँगी। तो ये इसका मीनिंग है। अब दादी की इस फेस पर डिटर्मिनेशन को देख कर के राइटर उस समय हँस देती हैं, क्योंकि उनको ऐसा था कि आखिर एक बूढ़ी औरत जो कि 62 इयर्स की है, वो भला क्या करेगी अल्फ़ाबेट सीख कर के यानी ये पढ़ना-लिखना सीख कर के जैसे एबीसीडी होता है वैसे।
वो कहती है कि मेरी दादी के पूरे बाल ग्रे हो गए हैं, उनके हाथ पे व्रिंकल्स आ गए हुए हैं, वो चश्मे पहनती है, वो इतना ज़्यादा काम कर रही है किचन में। और जो कि उस समय 12 साल की थी राइटर, तो वो बचपना उनमें था, वो दादी की सीरियस बात को समझ नहीं पाती और उन पे हँस देती हैं। तो यही रीज़न था कि दादी बहुत बूढ़ी थी और वो पढ़ने का बात करती हैं, तो इस वजह से नैरेटिव उन पे हँस देती हैं। दादी इस पे थोड़ा-सा स्माइल करती हैं और यहाँ पर एक कोट आता है कि अगर आप डिटरमाइंड हैं, तो आप किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर देंगे। दादी कहती है कि बहुत मेहनत करेंगी, चाहे जो जितने लोग हैं बाकी लोग से ज़्यादा वो मेहनत करेंगे ताकि वो पढ़ना-लिखना सीख सकें। क्योंकि लर्निंग के लिए कोई ऐज बार नहीं होती, यानी अगर आपको कोई चीज़ सीखना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस ऐज के हैं, आप वो चीज़ को स्वाद कर सकते हैं अगर आप डिटरमाइंड हैं तो और उसको सीख सकते हैं। यहाँ पर अगले दिन से जो राइटर है वो अपनी दादी को ट्यूशन देना स्टार्ट करती है और वो अकेली थी जो अपनी दादी को पढ़ा रही होती है। वो कहती है कि मेरी दादी बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट है, उन्हें जितना भी होमवर्क दो वो करती हैं। उन्हें पढ़ने के लिए दो, लिखने के लिए दो, याद करने के लिए दो, वो सब काम करती हैं। वो कहती हैं कि मैं उनकी पहली टीचर हूँ और वो मेरी पहली स्टूडेंट है। राइटर अपने प्रेज़ेंट की बात बताती हैं कि मुझे उस समय नहीं पता नहीं था बचपन में कि मैं बड़े होकर के एक टीचर बनूँगी, कंप्यूटर साइंस टीचर और बहुत सारे जो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट हैं उन्हें पढ़ाऊँगी। क्योंकि राइटर जो थी वो एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बनी थी बड़ी होकर के। अब जब दशहरा का फेस्टिवल आता है, तो उस समय वह अपनी दादी के लिए चुपके से काशी यात्री जो बुक था, वो नॉवल था, उसे खरीदती है, जो कि उस समय तक पब्लिश हो चुका था। यानी जो बोलते हो ना कि पूरा जो कहानी था, वो एक पूरा उस नॉवल में पब्लिश हो चुका था। तो इसको ऐसा समझ सकते हो कि काशी यात्री एक नॉवल है, जो बाद में पब्लिश हुई। उससे पहले क्या होता था कि जो काशी यात्री में जो स्टोरीज़ हैं, वो एक्चुअल में मैगज़ीन में स्टार्टिंग में आती थी। जो करमवीरा वगैरह हो गया, उसमें आती थी। वो वक़्त के साथ जैसे ही मैगज़ीन कंप्लीट हो गया, तो उस मैगज़ीन का उस स्टोरी को उठा कर के एक नॉवल बना दिया गया, जिसको नाम दे दिया गया काशी यात्री। ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। अब यहाँ पे वही नॉवल जो है खरीद कर के लेके आती है अपनी दादी के लिए वो। दादी उन्हें बुलाती है पूजा रूम में और वहाँ पे स्टूल पे बैठने के लिए बोलती हैं। दादी इनको गिफ्ट करती हैं एक फ्रॉक मटेरियल, कह सकते हो ड्रेस। फिर उसके बाद बहुत ही अनयूजुअल चीज़ें करती हैं। वो बैठती हैं और इनके पैर को, फीट को छू लेती हैं। राइटर बहुत सरप्राइज़ थी और वो टेकन अबैक, यानी इतना अनएक्सपेक्टेड उनके साथ चीज़ हुआ कि वो समझ नहीं पाईं। क्योंकि एल्डर्स कभी भी अपने से छोटे जो यंगस्टर है उनका पैर नहीं छुआ करते हैं। हमेशा जो छोटे हैं वो अपने एल्डर्स का पैर छूते हैं या भगवान का या टीचर्स का। लेकिन वो हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने एल्डर्स की, भगवान की, टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट होता है और ये एक ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है, बट आज थोड़ा उल्टा हुआ था। आज वह उनकी दादी इनका पैर छूती हैं। जो कि इनको सही नहीं लगा। दादी फिर कहती हैं कि मैं एक टीचर का पैर छू रही हूँ, ना कि अपने ग्रैंडडॉटर का। एक टीचर जिसने मुझे पढ़ना सिखाया, बहुत ही प्यार से मुझे पढ़ना-लिखना सिखाया और अब मैं कॉन्फिडेंटली उस नॉवल को पढ़ सकती हूँ, वो भी इतने कम समय में। इसलिए उनकी दादी कहती हैं कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ और हमेशा से एक ड्यूटी रहा गया है कि हमें अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये स्क्रिप्चर्स जो हमारे जो ग्रंथ वगैरह ये सब हो गए, उसमें लिखा हुआ है कि टीचर को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर या ऐज के हों। लेकिन राइटर उनका जो नमस्कार था, यानी जो उनकी दादी ने इनका पैर छुआ हुआ था, तो ये अपनी दादी का वापस से पैर छूती हैं और ऐसे नमस्कार को रिटर्न करती हैं। और फिर वो अपने फर्स्ट जो स्टूडेंट हैं, उनको गिफ्ट देती हैं, यानी अपनी दादी को उस काशी यात्री जो नॉवल था, जो आया हुआ था उसे। दादी उसे खोलती है और उसे पढ़ने लग जाती है। काशी यात्री वही नॉवल है जिसे त्रिवेणी ने लिखा था, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में स्टोरी में जाना था। जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं दादी, तो यह कहती हैं कि मेरी दादी यानी जो मेरी स्टूडेंट है, वह फ्लाइंग कलर से पास हुई। यह दर्शाता है कि उनकी दादी बहुत अच्छे तरीके से अब पढ़ पा रही थी जो भी लिखा हुआ था उस नॉवल के अंदर। तो यहाँ पे हमें जो सबसे मेन चीज़ देखने को मिलती है वो है दादी के अंदर जो थी 2 क्वालिटीज़। पहला ये कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड थी, यानी स्ट्रॉन्ग वुमन थी, जो कि हर परिस्थिति में उस चीज़ को टैकल कर पाती थी समस्या को। सेकंड चीज़ है डिटरमाइंड, यानी कि वह ठान ली थी कि वो पढ़ना सीखेंगी, पढ़ना-लिखना वह आखिर फिर पढ़ना-लिखना सीखती हैं। तो इसलिए इनका 2 क्वालिटीज़ हमें दिया गया है, पहला डिटरमाइंड और सेकंड स्ट्रॉन्ग विल्ड। तो यहाँ पे इस वीडियो में सीखने को मिलता है कि अगर आप कुछ चीज़ ठान लेते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उस चीज़ को पा सकते हैं अगर आप ठान लेते हैं तो और उसके लिए उतनी मेहनत करते हैं तो। तो यहाँ पे यही दादी के बारे में बताया गया। तो इस पूरे कहानी में सिर्फ़ इतना ही था। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।